तो मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और एसएसटी जो आने वाला है, आपका कोई भी सब्जेक्ट से आप हों, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आर्ट साइड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सभी से पूछा जाने वाला है। और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, चूँकि टाइम बहुत कम है, अब इस सिलेबस को हम पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, तो दो बातें हम आपको बताएंगे आज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी एसएसटी में जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक के अंदर उप टॉपिक यानी उसमें जितने भी शीर्षक दिए गए हैं उन शीर्षकों के उप शीर्षक जो हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जिनका रिवीजन आपको कर लेना चाहिए, वो हम आपके सामने बताएंगे और कैसे करना है ये भी बताते हुए चलेंगे। साथ ही साथ अगर हमको टाइम मिलेगा तो ये 60 जो क्वेश्चन आते हैं इनको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि 40 से 45 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो लगभग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साथ साथ में अर्थशास्त्र है और इसके साथ साथ में अर्थशास्त्र के अलावा नागरिक शास्त्र जो होता है, पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, उससे और ज्योग्राफी, इतने 4 ही 5 सब्जेक्ट जो हैं उनसे इतने क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बाकी जैसे पर्यावरण है या और भी चीज़ें हैं, टीचिंग, सामाजिक शिक्षण जो है उससे है, और एक टॉपिक 2 टॉपिक हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उनसे 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएसटी जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किन टॉपिकों में ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो ये 5 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल आपको याद रखना है, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साथ साथ में अर्थशास्त्र आपको याद रखना है और ज्योग्राफी। ये 4 ही सब्जेक्ट आपको इतना कवर करा सकते हैं। चलिए, हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। हिस्ट्री में आप अगर देखेंगे, देखिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस पे उर्दू के किसी भी इम्तहान को आपको देना है उसकी तैयारी कराई जाती है। बाकी उर्दू में जो भी जीके जीएस किसी में पूछा जाए, जीआईसी जैसी मेंस का हर चीज़ की हम फ्री तैयारी कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके जा सकते हैं। अब इसमें देखिए, जो इतिहास में आपसे प्रश्न पूछता है प्रारंभिक मानव एवं सभ्यताएं। अब इसमें क्या है, इसमें सभ्यताओं में आपको कुछ भी नहीं, इसमें सभ्यताएं बहुत सारी हैं। इसमें आपको सिर्फ खोजें देख लेना है कि कौन सी खोज किस सभ्यता में है। जैसे आग की खोज, पहिया की खोज, ये चीज़ को आपको देख लेना है। और ख़ास तौर से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या क्या अवशेष मिले हैं, बस ये चीज़ देख लेना। अवशेष देख लेना है सभ्यता के अंदर, और सभ्यता में किसने कहाँ के इलाके का, किस क्षेत्र का उत्खनन का कार्य कराया है। तो ये आप इतना इसमें देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल में ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आपसे बनने वाला है। सिर्फ आपको शिक्षण के जो केंद्र थे या शिक्षण की व्यवस्था थी, बस उस वाले पॉइंट को देख लेना मोटा मोटा, इससे आएगा नहीं सवाल। अब ये इससे जो इतिहास में सवाल आ सकता है ज़्यादा, वो आएगा मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य। तो साम्राज्य जो है वो मगध साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए। आपको मौर्य वंश जो है, चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, विक्रमादित्य हो, बस इन 3-4 के ही आपको पढ़ना है। आप धनानंद है या साथ साथ में आपको जो है अशोक का पढ़ लेना है, बस। इससे ज़्यादा आप रिवीजन इसमें ना करें, इससे ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं। दिल्ली सल्तनत में अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में आपको क्या देखना है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आपको अब जो शासक बैठे हैं उनका क्रम आपको याद रखना है कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, फिर रजिया है, फिर नसीरुद्दीन है, फिर बलबन है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत जहां तक रही है वो आपको देखना है 1500 मतलब 26 तक। तो 1526 तक की आपको ये चीज़ तरीके से क्रम के तौर पर देख लेना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको क्या देखना है कि इनके शासन जो है था उसकी व्यवस्था को देख लेना है। बाकी इनको डिटेल में और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके सामने पुट अप हो सकते हैं। अब मुगल काल में आपको क्या देखना है, मुगल काल में सबसे पहले स्थापत्य कला को मुगल काल में जरूर देखना है। स्थापत्य कला का, क्योंकि स्वर्ण काल रहा है मुगल काल, खासतौर से जो शासक शाहजहां रहा उसके दौर में, तो आपको स्थापत्य चीज़ें जो हैं वो मुगल काल की जरूर देख लेनी चाहिए। बस इसमें जो चीज़ें खास हैं, अकबर की नीतियाँ आपको देख लेनी चाहिए। और अकबर की नीति के बाद में जो है आपको देखने की जरूरत जो है, इनके युद्ध कौन सा सन में, इनका क्रम आपको याद रखना है, खासतौर से बाबर का क्रम। बाबर ने जो 4 युद्ध लड़े हैं, घग्गर का युद्ध हो, चाहे चंदेरी का हो, चाहे फिर वो पानीपत का हो, इस तरह से आपको देख लेना है। अब ब्रिटिश शासन में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश शासन में आप देखिए जितने जो यहाँ पर वायसराय, जनरल गवर्नर हुए हैं, उनमें उन्होंने किन चीज़ों को यहाँ पर लाया, जैसे पुलिस व्यवस्था कौन लाया, डाक व्यवस्था कौन लाया, इन चीज़ों को ही सिर्फ देखना है, वो भी 4-5। और देखिए ये वाली अगर आप देखेंगे तो इस पर हमारी आधा घंटा की वीडियो है, वो अगर आप देख लेंगे उतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है। उसमें से भी आप 2-4-6 चीज़ें लिख सकते हैं। और लिखेंगे क्या कि कौन सा मतलब जनरल गवर्नर था या वायसराय था जिसने किस चीज़ की स्थापना की, खास तौर से जैसे किसके समय पर मतलब जो है डाक सेवा शुरू हुई, रेल सेवा किसके समय शुरू हुई, इन चीज़ों पर खास तौर से ध्यान देना है, बहुत लंबा है। अब 1857 का विद्रोह अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1857 के विद्रोह में भी 2 चीज़ें आपको देखना है कि किसने नेतृत्व किया है और किस शहर से नेतृत्व किया है, ये मैच कराने का सवाल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और मंगल पांडे और साथ साथ में जो युद्ध जब शुरू हुआ, ये क्रांति जब शुरू हुई थी, तो वहाँ पर जो मेरठ से शुरू हुई, तो मेरठ की जो
है वो समीकरण आपको देख लेना चाहिए जो इसके कारण रहे। और इसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल कई बार पूछा जा चुका है, वो याद रखिएगा। बस इतनी ही चीज़ें आपको देखना, क्रम और वो 3 चीज़ें बस यहाँ से देखनी है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कौन क्या क्या देखना है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलन करता थे वो किस नेता ने कौन सा आंदोलन चलाया है। और खास तौर से आंदोलनों में अगर आप देखेंगे तो गांधी जी के आंदोलनों का क्रम आपको याद करना है। 1905 से लेकर के 1947 तक जो घटनाएं हुई और उनके क्रम आपको याद रखना है। काकोरी कांड किस सन में हुआ है, असहयोग आंदोलन कब आया है, फिर उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया है। तो इनका क्रम आपको सिर्फ देखना है और बाकी इसमें कुछ नहीं देखना है। बस इतना तो मोटा मोटा अगर आप हिस्ट्री में तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भूगोल में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काम का बहुत है। रिवीजन किन किन टॉपिकों का करना है, कितना करना है, बस हम इस पर बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए भूगोल में अगर आप देखेंगे तो भूगोल में सबसे पहला जो आप देखेंगे तो सौरमंडल एवं पृथ्वी। आप पृथ्वी को बिल्कुल भी ना देखने की कोशिश करें, आखिर का टाइम चल रहा है, टाइम ना बर्बाद करें। आपको जो है वो सौरमंडल को देखने की कोशिश करें। यानी बिग थ्योरी जो है, विस्फोटक थ्योरी है, ये किसने दी है? हिंदुस्तान के कौन कौन से जो विद्वान थे जिन्होंने सौरमंडल पर अपनी अपनी विचार दिए हैं, उनकी किताब कौन से है? जैसे बारहमिहिर हैं और बहुत सारे हैं, आर्यभट्ट हैं, इन लोगों को देख लिए सौरमंडल पर। दूसरी चीज सौरमंडल में आपको देखना है ज्यादा जरूरी, तो आपको ग्रहों के क्रम देखने की कोशिश करना चाहिए। ग्रहों के क्रम जरूर देख लीजिएगा कि सूर्य से सबसे पहला ग्रह कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फिर पृथ्वी के दूरी के हिसाब से क्रम और फिर साथ साथ में आकार के हिसाब से क्रम। तो ये 3 चीजें ही आपको इसमें देखनी है, बस बात खत्म। इसके बाद में जो है मानचित्र, तो ये मेरा अपना नजरिया है कि इसको ना देखें, ये टॉपिक कोई खास बहुत ज़्यादा आप पर फैक्ट नहीं डालने वाला। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधनों में आप देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन जैसे अलग अलग हैं प्राकृतिक संसाधनों में, जैसे जलन इसीलिए हैं। तो मान लीजिए जैसे कोयला है, कोयला को देख सकते हैं, गैसें हैं, गैसों के बारे में आप देख सकते हैं प्राकृतिक गैसें कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ आपको जलवायु भारत की देख लेना है, मानसून कब आता है, जाता कब है, कर्क रेखा से किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है और साथ साथ में समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। देखिए जलवायु का है, लेकिन ये जो है वो जलवायु परिवर्तन रेखाओं से ही होती है, तो इसमें यही सवाल यहाँ सर बना लेते हैं। तो ये आपको इतनी चीज़ें देखनी चाहिए जलवायु में भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, इनका पिरामिड्स आपको याद रखना चाहिए, पिरामिड्स हो सकता है बाई चांस पूछ ले, तो इन टॉपिकों को हम बताने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे कि पिरामिड में देखिए आपको श्रृंखला जो खाद्य उद्यान है उसके श्रृंखला आपको लगाना होगा, ऊपर घटती हुई और बढ़ती हुई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देख लेना। देखिए आपने पढ़ा होगा तो मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आगे देखिए भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आपको क्या देखना है, खास तौर से नदियाँ और जो है जो बने हुए बांध हैं, उन किस बांध पर किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये चीज़ आप देख लें। और नदियाँ कौन कौन, और नदियों के किनारे शहर आजकल पूछने लगे हैं सामान्य नॉलेज के तौर पर। तो 3 चीज़ों यहाँ पर भी आपको इन्हीं का रिवीजन करना है, बाकी चीज़ें रिवीजन ना कीजिए। देखिए आगे देखिए कृषि, उद्योग एवं परिवहन। तो अब कृषि में तो आपको मालूम है, कृषि में सबसे चीज़ें मेन चीज़ें याद रही हैं, जैसे खरीफ की फसलें कौन है, रबी की फसलें कौन है, जायद फसलें कौन है, एक चीज़ ये याद रखिएगा। इसके बाद में कृषि में जो खास तौर चीज़ें याद रखने की है कि अनाजों का क्रम, मोटा अनाज कौन सा है, नकदी फसल कौन सी, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जैसे बागवानी कल्चर को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कौन से कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, इनको हम बताना नहीं चाह रहे। बस ये चीज़ें आपको श्वेत क्रांति किसे मतलब किससे जुड़ी हुई है, लाल क्रांति किससे जुड़ी हुई है, व्हाइट क्रांति, यानी ये तरीके से आपको क्रम, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में है पर्यावरण एवं मानव, पर्यावरण से संबंधित। तो पर्यावरण का देखिए आपको मालूम ही है, पर्यावरण में जैसे जल प्रदूषण है और वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इन तीनों प्रदूषणों को याद कर लीजिए। इसमें बहुत गहरा डीप नहीं आपसे पूछेगा। खास तौर से पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण की सबसे पहले परिभाषा परतंत्र की किसने दी थी, परतंत्र की परिभाषा और साथ साथ में शब्द किसने दिया था। तो टांसले और बर्कले इन लोगों को आपको हर हाल में देख लेना चाहिए। आगे देखिए नागरिक शास्त्र में अगर आप आएंगे, अब यहाँ पे देखिए सिविक्स लिखा हुआ है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि नागरिक शास्त्र आपसे पूछेगा, तो इसमें नागरिक शास्त्र में हम लोग सोचते हैं कि भारतीय संविधान और राजनीति की बातें करेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए सिविक्स का मतलब है जो आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं 12 में और 11 क्लास में, तो वो सिविक्स होती है। और राजनीति शास्त्र वो हो जाती है जो 13-14 क्लास मतलब बीए में पढ़ाई जाती है, बीएमए में। तो यहाँ पर आप ये चीज़ अगर पॉइंट देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये बात अगर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ संशोधन आपको देख लेना है कि कौन सा संशोधन कब हुआ था, और मोटे मोटे जो अनुच्छेद हैं वो याद रखिए। खासतौर से 14 नंबर से लेकर के जो अनुच्छेद है और वो 35 तक के आपको इनका क्रम आपको याद रहना चाहिए, इनमें क्या क्या है, बस इतनी चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करें। लोकतंत्र के बारे में तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र में अगर आपसे पूछेगा तो परिभाषाएं किसी के जो अनुसार सिद्धांत दिए गए होते हैं वो पूछ सकता है। लोकतंत्र के बारे में किसने क्या कहा, सबसे पहले इसका किसने सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल मुझे नहीं लगता है कि पटअप होगा। आगे देखिए संसद एवं न्यायपालिका, यहाँ पर आपसे संसद और न्यायपालिका में पूछ सकता है, खासतौर से न्यायपालिका।
न्यायपालिका से अगर पूछेगा तो करंट में पूछने की कोशिश करेगा। इस टाइम के जो जज हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका क्रम पूछ सकता है आपसे, हैं कौन ये पूछ सकता है। ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। संसद आप किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए। और संसद में जो है वो सांसद बनने के लिए आपकी जो है वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना ही देखने की कोशिश करें, टाइम भी तो नहीं है, टाइम के हिसाब से कवर करने की कोशिश करें। स्थानीय स्वशासन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी लगा सके। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है, सरपंच होता है, ठीक है, मेयर होता है। तो सरपंच, ग्राम पंचायत प्रधान, तो इस चीज़ को सिर्फ देख लीजिए। और इसका इतिहास कि सबसे पहले स्वशासन किस जो है गवर्नर ने शुरू किया था, ये चीज़ आपको। मौलिक अधिकारों में हमने अभी आपको बताया है कि जो आप जो है वो 14 अनुच्छेद से 35 देखेंगे तो इसमें ये वाला चैप्टर अपने आप अल्टीमेटली निपट जाएगा और सामाजिक न्याय एवं समानता वाला भी टॉपिक निपट जाएगा। इस तरह से ये पूरी चीज़ें आपको वहाँ तक हो जाएंगी। अब आगे देखिए अर्थशास्त्र हमारे ख्याल से आएगा टॉपिक। अर्थशास्त्र में हमको क्या क्या चीज़ें देखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए आजीविका एवं संसाधन, आजीविका के संसाधन क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब आइए गरीबी और विकास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र में। जैसे तेंदुलकर समिति काहे के लिए आई थी और तमाम जो समितियां आई हैं उन समितियों का क्रम आपको याद कर लेना चाहिए। बस समितियों का क्रम आपको याद रखना और किस समिति ने गरीब और जो है बेरोजगार की परिभाषा को किस तरह वर्णित किया है। कितने कैलोरी पर ग्रामीण जो है बेरोजगारी मानी जाएगी और पिछड़ा हुआ माना जाएगा और कितने पे शहरी माना जाएगा। इन लोगों ने माना तो बहुत बुरा है, लेकिन बहरहाल जो माना है वो देखिएगा। आगे बैंकिंग की मूल बातें, बैंकिंग की मूल बातें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बैंकिंग की मूल बातों से। इसमें आपको देखना यह है कि ये टॉपिक कुछ है, पूछते कुछ हैं, इसमें आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा जो है कि बैंकों का क्रम आपको याद रखना। पंजाब बैंक नेशनल है, इंपीरियल बैंक है, फिर साथ साथ में ये आरबीआई है, नाबार्ड बैंक है, इन सब की स्थापनाओं का क्रम आपसे पूछेगा, आप पूछेगा तो बस, बाकी और कुछ भी नहीं। बाजार एवं उपभोक्ता, तो बाजार और उपभोक्ता में भी यहाँ पर सवाल पुटअप करने की मुझे नज़र में नहीं लगता है कि ये क्या पुटअप करते हैं। लेकिन यहाँ से जो है खास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सरकारी योजनाएं एवं आर्थिक गतिविधियाँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी वजह है सरकार अपनी जो है वो किसी भी सूरत से सरकार अपनी योजनाएं जनता को दिखाना ज़्यादा चाहती है। तो उसके लिए तरीका यह है कि चलिए दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये, योजनाएं कौन कौन से चलाई जनता के लिए, वो एग्जाम में पूछ लो, बच्चे को सबको पढ़ेगा और फिर पढ़ेगा तो फिर उसे पता चलेंगी। तो ये योजनाएं 2025 में और 2026 में खासतौर से उत्तर प्रदेश से चलाई गई योजनाएं याद रखिएगा, और 26 की योजनाएं जो हैं वो याद रखिएगा जो सरकार ने चलाई। और उन योजनाओं को ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी योजना का नाम चेंज किया गया है, नाम चेंज वाली योजनाएं ज़रूर आपको देखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कहाँ चला गया, सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आप क्या क्या देखेंगे। देखिए शिक्षण के जितने भी सिद्धांत हैं वो आपको देख लेना चाहिए। सामाजिक शिक्षण के सिद्धांत जिसने जिसने भी दिए, यानी त्रिध्रुवीय शिक्षण प्रक्रिया है, 2 ध्रुवीय किसने कहा है, यानी जॉन डीवी हैं, एडम स्मिथ हैं, इन लोगों की जो शिक्षण विधियां हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और शिक्षण विधियों में क्या क्या करना है कि ये सारी चीज़ें देखें कि किसने कौन से शिक्षण की विधि दी है और शिक्षण की विधियों में उसकी छात्र की भूमिका। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछेगा वही विधि और किस थिंकर की दी हुई है, बस यही पूछने की कोशिश करेगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न में है कक्षा शिक्षण एवं आगे है कि कक्षा शिक्षण में शिक्षण एवं मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मूल्यांकन में कौन कौन 5 मूल्यांकन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये 5 रट लीजिए। 100% नहीं 101% आपका क्वेश्चन फंसेगा। कौन कौन से हैं चाहो तो नोट कर लो। देखिए सबसे पहले निर्माणात्मक जो है मूल्यांकन, निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है वो आपको मालूम होना है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन आपको मालूम होना चाहिए। निदानात्मक मूल्यांकन आपको मालूम होना चाहिए। ये 3 तो आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। या इसके बाद में स्व निर्धारित मूल्यांकन जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, खासतौर से 3। अब निर्माणात्मक बहुत आसान होते हैं ये, यानी ऐसी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया तरीके से सवाल बनाया जाए कि जिसमें मतलब जो है वो मूल्यांकन बच्चे का, ऐसे बच्चे या किसी का भी निर्माणात्मक का मतलब क्या होता है, किसी कार्य का निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पर जो निष्कर्ष निकला है वो मूल्यांकन। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर आप सवारी चल रहे हो तो पता चला गाड़ियाँ सामने से गुजर रही हैं तो बीच में पुलिस वाले या कुछ भी जो रोड वगैरह बना होता है तो उसमें क्या लिखा होता है, आपने देखा मतलब नोटिस सामने चिपका होता है, चस्पा होता है कि लिखा होता है कि निर्माण कार्य प्रारंभ है। तो वो निर्माण कार्य मतलब इसका मतलब ऐसा मूल्यांकन जो प्रक्रिया के चलते चलते किया जाए। यानी जैसे क्लास में किसी बच्चे का मूल्यांकन कर लिया जाता है, बच्चे टीचर कर लेते हैं कि अच्छा ये बंदा कुछ बन सकता है, ये इतने नंबर ला सकता है, ये एग्जाम निकाल लेता है, ये जो मूल्यांकन होता है ये सब निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और संकल्पनात्मक मूल्यांकन क्लास खत्म हो जाने के बाद जो आपको रिजल्ट दिया जाता है कि तुम्हारा साल भर का ये रहा, 6 महीने का ये रहा, ग्रेड दिया जाता है, वो जो मूल्यांकन किया जाता है आखिर में दिया जाता है आपको प्रमाण, तो वो होता है संकल्पनात्मक। खैर हम इसको पढ़ाने नहीं बैठे हैं, बोलने लगेंगे इस पर, छोड़िए।
आगे देखिए शिक्षण सामग्रियाँ। तो शिक्षण सामग्री में तो आपको मालूम होना चाहिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे LMS जो होता है, जिससे संबंधित जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो आपको हर हाल में हर कीमत पे याद होना चाहिए। वही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्रक्रिया होती है टीचर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, खास तौर से वो चीज़ें आपको जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती हैं, जो क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए, देख लेना चाहिए। मानचित्र एवं हमने कहा कि ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत खास है। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षण। तो बाल केंद्रित शिक्षण तो आपको मालूम है किस तरीके का होना चाहिए, ये आपको देख लेना है। समस्या समाधान एवं परियोजना कार्य। तो समस्या समाधान यानी जो समस्याएं खड़ी होती हैं टीचिंग के अंदर, वो वाली समस्याएं। अब एक एज ए टीचर सोच करके देख लीजिए, ये तो ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो सामान्यतः आप नॉर्मल रहें, अपने आप को टीचर रख करके ये पेपर हल करने की कोशिश करें, तो ये पूरा का पूरे क्वेश्चन आपके 100% जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे के सारे सही होने वाले हैं। ठीक है, अब यहीं तक हमें बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ सारा जो टॉपिक रिवीजन करने हैं वो आपको मालूम हो गए, जो छोड़ना है वो भी मालूम आपको हो गए हैं। अब कोई आपका सुझाव है तो कमेंट करके दे सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। हाँ, उर्दू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो TGT की जो नई वैकेंसी आ रही हैं और साथ साथ में PGT की जो नई वैकेंसी आ रही है, इसके लिए अपनी किताब शाहीन अभी से ही मंगवा लीजिएगा, तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।